हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र एकेडमी। तो फाइनली 815 सालों के लंबे टाइम के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को फाइनली रीबिल्ड करके वेडनेसडे को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 17 और देशों की मदद से इस यूनिवर्सिटी को रीबिल्ड किया गया, जिसके एम्बेसडर्स यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के टाइम पर मौजूद रहे। हमारे देश के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की मांग साल 2006 में रखी थी। भारत का इतिहास देखें तो इसमें लगभग 49 अलग अलग विश्वविद्यालयों का जिक्र मिलता है, जैसे कि नालंदा, मथुरा, गौर, तक्षशिला, काशी, कांची, वल्लभी आदि। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव 5th सेंचुरी में रखी गई थी। नालंदा शब्द तीन अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ना अलम दा, जिसका मतलब होता है ज्ञान का अविरल प्रवाह या फिर अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय शब्द का शब्द है और इसका मतलब होता है ग्रेट मोनेस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने टाइम की सबसे बड़ी एशियन यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर जापान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में हालांकि ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, ह्यूएंसांग और आर्यभट्ट जैसे बड़े नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से भी अधिक टीचर्स के रहने की व्यवस्था थी और इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा फ्री में दी जाती थी। उस टाइम के रूलर्स ने इस यूनिवर्सिटी को सस्टेन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, उनका नाम इसमें सबसे पहले आता है। साथ कहा जाता है कि असम के राजा हर रोज 40 कनस्तर घी के इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए भेजा करते थे। हुआंग श्वेन, जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे, 7th सेंचुरी में भारत आए। उनकी क्रॉनिकल से हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। वो अपनी क्रॉनिकल में लिखते हैं कि कुमारगुप्त वन उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। साथ ही वो लिखते हैं, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी क्लास 6th के चैप्टर 6th में दी गई है और हुआंग शुइंग के वर्ड्स में वो नालंदा विश्वविद्यालय को बताते हैं कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आप इससे समझ पाए होंगे कि उस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्राइटेरियाज कितने हाई रहे होंगे और इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट रहे होंगे वो इंटेलेक्चुअली कितने केपेबल रहे होंगे कि वहाँ के जो द्वारपाल थे यूनिवर्सिटी के, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे और तभी आपको यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलेगी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी फलने फूलने वाली यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बड़े आक्रमण किए गए थे, जिसके बाद 2 बार इसको फिर से रीबिल्ड करके खड़ा किया गया। आखिरी अटैक बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में किया। बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर जितने भी बौद्ध टीचर्स या स्टूडेंट्स थे, उन सभी को मारकर यहाँ की इस यूनिवर्सिटी में आग लगा। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी एक 3 स्टोरेज बिल्डिंग थी और ये उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबों का संग्रह था। मिनहाज सिराज अपनी बुक तबाकत ए नसीरी में लिखते हैं,
कि जब बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगाई, तो वो आग 6 महीनों तक जलती रही और इस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलने में पूरे 3 महीने लगे। आप इससे समझ सकते हैं कि वो आग खतरनाक रही होगी और कितनी वैल्यूएबल बुक्स और उनके साथ में जो नॉलेज है, लाखों विद्वानों की सालों भर की जो ज्ञान है, वो उसमें जलकर राख हो गया हो। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद विक्रमशिला और ओदंतपुरी इन दो यूनिवर्सिटीज को भी खत्म कर दिया। फिर सवाल ये आता है कि बख्तियार खिलजी ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो अगर कहानी की माने कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत सी उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में उसको किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है, तो उसे लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्री भद्र की परीक्षा लेना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी राहुल श्री भद्र भरोसा दिलाते हैं, खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और बोलते हैं कि इसके 2 से 3 पन्ने रोज पढ़े। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगती है। राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी या औषधियों का लेप लगा दिया था, जो पढ़ते समय खिलजी के मुंह तक पहुंच जाती थी और इस तरह से वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। जब खिलजी जांच करता है और इसको इस बात का पता चलता है, तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से चिढ़ा हुआ खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान की सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो आपने देखा कि एक आदमी की इनसिक्योरिटी ने पूरी दुनिया को कितने वर्षों के ज्ञान से वंचित कर दिया और पीछे धकेल दिया। इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख ले सकते हैं? जैसा हमने देखा था कि दुनिया भर के लोग अ, हमारे भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस टाइम पर पर्शियन भी भारत सीखने और शिक्षा लेने आते थे और फिर वही ज्ञान यूरोपियंस तक पहुंचा। भारत में उस टाइम बहुत सारे कारण रहे कि ज्ञान बहुत ही सीमित लोगों तक ही रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में वही यूरोपियंस देश में आते हैं और हम भारतीयों को पिछड़ा बोलते हैं। आज हम जैसे इंग्लिश, जर्मन, जापानी सीखते हैं। अच्छी शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद में एक टाइम पर यही स्टेटस भारत का हुआ करता था। दुनिया भर के लोग संस्कृत और भारतीय भाषाएं सीखते थे और भारत आते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। आज हम भारतीय वेस्ट की ब्लाइंड कॉपी करते हैं और उनकी हर चीज को अच्छी मानकर खुद के कपड़े, भाषा, खाना, तौर तरीकों को नीची नज़र से देखते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो क्वालिटी एजुकेशन इतनी महंगी है कि हर बच्चे को उसका एक्सेस नहीं है। आज इसीलिए भारत में उतनी न्यू इनोवेशन, न्यू डेवलपमेंट नहीं निकल पाती हैं जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में होती हैं। पास्ट में भारत का दुर्भाग्य रहा कि बहुत सारे इन्वेजन्स और कॉलोनियल रूल ने भारत के इस गौरवशाली इतिहास को कहीं दबा दिया। आज जब हमें इन सब इंफॉर्मेशन का पता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूर्व की गलतियों से सीखें और भारत के हर बच्चे तक उस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाएं, ताकि हम हमारे देश के वो गोल्डन पीरियड वापस ला सकें। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आपके पास पावर होना बहुत जरूरी होता है। उसी दिशा में हमारा ये एक कदम है। भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 को टारगेट करके ये हमारा इनिशिएटिव है। इसमें जो भी बच्चे यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ताकि वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहें और एक दूसरे की मदद कर सकें।
यूपीएससी 2025 को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी और हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी हमने एक वीडियो में बनाकर डाल दी है। उसकी लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।